नाजरीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे में अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे बाखबर। बांदीपोरा की बात करते हैं। सबसे पहले बांदीपोरा के एक जंगलात में एक बार फिर से छिपे मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। फोर्सेस ने आज सुबह घेराबंदी और तलाशी मुहिम फिर से शुरू की। इस दौरान छिपे मिलिटेंट्स ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। जराये के मुताबिक पनार के जंगल में छिपे दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी की। इस दौरान वहां पर छिपे मिलिटेंट्स ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी गोलियां चलाई और इस दौरान 2 जवान जख्मी हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए पूरे जंगली इलाके को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, हिफाजती एहलकारों ने केरन सेक्टर में एलओसी के पास भी तलाशी मुहिम छेड़ी है। आपको बता दें कि केरन सेक्टर में इतवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ में 6 मिलिटेंट्स मारे गए थे। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या खबर आ रही है बांदीपोरा के हवाले से सैयद तजम्मुल? देखिए, पोजीशन जो है बांदीपोरा के कई इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, खासकर ऊपरी इलाकों में चकपोरा वगैरह शामिल है, जहां पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस, एसओजी और पुलिस जो है वो आसपास के इलाकों में नाका की हुई है। लेकिन एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट जो है छुपे बैठे हैं और उनको घेरने की कोशिश करने के बाद जो है इनकाउंटर अभी शुरू भी हुए थे। आपको याद होगा कि संभल सोनावारी के बाद जहां इलाके में कई सारी लाशें भी मिली, मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े बहुत कुछ दिखाया भी कि वो कितनी तादाद में संभल सोनावारी में मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद इस एरिया से होता हुआ जो है जगराफाई तौर पर हम देखें तो जे रिवॉल्वर शुरू होता है सदर कुटबाला के बाद बांदीपोरा। एक इस एरिया तक मिलिटेंट पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या ये ताजा इन्फिल्ट्रेशन गुरेज या नौगाम सेक्टर से करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, या यहाँ हाजन संभल सोनावारी से इस तरफ आने की कोशिश में थे? तो कुल मिलाकर देखें, अभी भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और अभी भी किसी बड़ी कामयाबी की जो तवक्को है सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई हुई है। लेकिन अभी तक उस जगह तक पहुंचना तकरीबन तय था, लेकिन बीच में फायरिंग दोनों तरफ से गोलियां चली। लेकिन कोई भी अभी पुलिस ने इस बारे में अपना जो रिजल्ट है अभी डिस्क्लोज नहीं किया। जाना ये भी चाहेंगे, जो 2 जवान जख्मी हुए हैं उनके हवाले से क्या खबर आ रही है? उन्हें दाखिल कराया गया अस्पताल में? देखिए, जिस तरह से ये जंग शुरू हुई थी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो दायरा था वो मजीद आगे बढ़ाया और काफी नजदीक चले गए थे, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कामयाबी जो थी वो तकरीबन तय थी मिलिटेंटों को इस ऑपरेशन के दौरान मारने की। लेकिन जो 2 जवान इसमें घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और अभी तक जो इतलात है कि उनमें उनका जो इलाज है वो अभी चल रहा है और मजीद अगर इलाज की जरूरत पड़ी तो उन्हें आगे भी भेजा जा सकता है। लेकिन चूंकि इस इलाके में फायरिंग जो है वो रुक रुक कर हुई और कई एक इलाकों में फायरिंग हुई, जिसका गालिबन साफ मकसद है कि आइंदा जो है 1-2 दिन में इस ऑपरेशन को अगर टाइम लगता है क्लोज करने में, लेकिन कहीं ना कहीं ओपनली ये बात मालूम हुई कि मिलिटेंट जरूर छुपे बैठे थे और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्स के 2 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। जी, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं ये इलाका काफी जंगलों से भरा हुआ है। बहुत ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर और घने जंगलों से ढके हुए। ऐसे में यहाँ पर सर्च करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है मिलिटेंट्स को। बिल्कुल, देखिए इमरान, आपको बताऊं कि शुमाली कश्मीर का ये जिला बांदीपोरा ये गुरेज की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से शुरू होता है और उसके बाद आसपास के इलाके में आप देखें कि कुपवाड़ा की सरहद इसके बिल्कुल नजदीक है, केरन मच्छल करना की सरहद बिल्कुल इसके नजदीक है और ये जो घने जंगलात हैं इनमें एक जमाना था जब यहाँ पर मिलिटेंट जो थे बड़ी तादाद में मौजूद रहते थे और उसके बाद हर गुजरते लम्हे के साथ जो ऑपरेशन जो है वो क्लोज होते गए। उसके बाद इन जंगलात में हमने देखा कि कई एक इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो है वो हुई हैं और बाकी ये जो एरिया है मिलिटेंसी फ्री जोन किसी वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए था। लेकिन जो ये ऊपरी इलाके हैं जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, जो ऊपरी इलाके हैं इनमें छांदाजी है, चकपोरा है, उसके बाद चतरनार है, मलनगाम, आलूसा, आठवतू, ये वो इलाके हैं, बूठू वगैरह, ये वो इलाके हैं जहां पर मिलिटेंट की बड़ी तादाद एक जमाने में यहाँ पर होती थी। लेकिन आज जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से राजवाड़ा सेक्टर नौगाम में पड़ता है, जिस नौयत का वो सेक्टर काफी हसास है, काफी मुश्किल है,
ऑपरेशन को क्लोज करा। लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले केरन सेक्टर में इसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो मिलिटेंट थे उन्हें पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन था उस एरिया में। लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन को बढ़ाया गया आगे और रिजल्ट आता रहा। यही वजह कि बांडीपोरा के इन इलाकों में अभी भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन आइंदा कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ऑपरेशन जो है रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका श्रीनगर से इस पूरी जानकारी के लिए। इधर गुज़िश्ता दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने एक निजी अखबार को दिए बयान में अलहदगी पसंद लीडरान को मरकजी हुकूमत से बातचीत न करने की सलाह दी थी, जिस पर रियासत की सियासत में गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। इस पर रियासत के जेडीयू लीडर जीएम शाहीन और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। That is the, I can say, national conference thinking about that. They have lost the expectation. Then why don't the Farooq Abdullah submit the resignation from the parliament? Or and if you feel that the government of India and Delhi is not sincere about the Jammu and Kashmir issue, and let it show himself and show the people of Jammu and Kashmir, produce a resignation from parliament, and we can believe that Farooq Abdullah is somewhere. He is not lying, and he believes that that's the government of India and they are not sincere about the Jammu and Kashmir problem. But we are still having the hope. We hope that the things will be on the right path, and soon Jammu and Kashmir will become a normal place. It is not like that. But we suggest Farooq Abdullah then submit the resignation. देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला का ताल्लुक है, आज जो कश्मीर में हालात है, मिलिटेंसी है, स्टोन पेल्टिंग है, अनरेस्ट है, उसकी बेसिक जो वजह है वो फारूक अब्दुल्ला है। इसके आर्किटेक्ट वही है और फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहता है कि आज भी कश्मीर में अमन रहे, क्योंकि जितनी भी यहाँ बेचैनी रहे उस एक फैमिली को उससे ज्यादा फायदा पहुंचा। और फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले ले, वो यहाँ की हुर्रियत और यहाँ के लोगों को ताक के लिए बुलाए, कश्मीर में एक अमन वाला एटमॉस्फेयर रहे। ये उससे हजम नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ के लोग अब सारा समझ चुके हैं। वो वही पैटर्न फिर दोहराना चाहता है जो उन्होंने 1987 में दोहराया था। लेकिन शुक्र है कि यहाँ जो सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया है, यहाँ भी उसको रेस्पॉन्ड मिला है। और मैं नहीं समझता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला की बात पे वो यकीन करेंगे। तहे दिल से सेंटर ने उनको वेलकम किया है और उनको भी उनके वेलकम का रेस्पॉन्ड देना चाहिए। तो फारूक अब्दुल्ला की बात को अब सियासी लीडर अपने अपने नजरिए से रख रहे हैं। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने अलहदगी पसंद लीडरान को सलाह दी है कि वो अभी मरकजी हुकूमत से बात न करें। इस उनके अखबार को दिए गए इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इधर राजौरी जिले के दूरदराज के इलाकों में आंगनवाड़ी मरकज बच्चों को शुरुआती तालीम फराहम करा रहे हैं और बच्चों को तालीम से जोड़ने का यह प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS के तहत चलाया जा रहा है। मंजकोट ब्लॉक के तहत आने वाले गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी मरकज में तालीम के साथ साथ खाना और बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। इस स्कीम से बच्चे और उनकी वालिदा दोनों ही मुस्तफिद होते हैं। जिले के मुख्तलिफ ब्लॉकों की अगर हम बात करें तो वहां पर वाक़ आंगनबाड़ी मरकज पर माली तौर पर कमजोर फैमिली के बच्चों को नशोनुमा और खासतौर से नशोनुमा और तरक्की के लिए स्कीम चलाई जा रही है। और इन मराकज पर बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों में रहने वाले गांव के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। सिखाते हैं बच्चों को, सुबह आते हैं, प्रेयर कराते हैं, फिर उसके बाद एक्टिविटी भी कराते हैं, कुछ चार्ट वगैरह भी पढ़ाते हैं, खेल कूद भी कराते हैं, फिर उनको थोड़ा नाश्ता भी कराते हैं। और यहाँ जो ब्लॉक मंजाकोट में है 200 सेंटर है, तो 200 सेंटर पे जो हमारी सुपरवाइजर हैं तो 9 हैं सेक्शन, तो उनमें से जो इन पोजीशन है 4 हैं। तो ये दूर दराज इलाका है, फारफलंग इलाका है, बॉर्डर इलाका है, लेकिन अच्छे सेंटर चल रहे हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बड़े अच्छे चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी कमी है बच्चों की कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, क्योंकि हर मोड़ा में, हर गांव में जो स्कूल हैं वो खुले हैं, तो लोग हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे सेंटर पर जाए, अच्छे से अच्छे स्कूल पर जाए,
लेकिन मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को भेजें जो छोटे बच्चे हैं। हमारे पास 0 से लेकर 6 ईयर तक जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हम जिन बच्चों को प्री स्कूल देते हैं वो 3 to 6 ईयर के बच्चे हैं। इसको जो भी दलिया वगैरह वो फैसिलिटी भी बच्चों को मिल रही है, लेकिन अब मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि और ज्यादा फैसिलिटियां दी जाएं ताकि हम भी बढ़ चढ़ के बच्चों तक और लोगों तक स्कीम जो पहुंचा सकें। किस तरह से बच्चों के जो पढ़ाई का ख्याल रखा जाता है? पढ़ाई का हम खेल खेल में बच्चों को, हम कोई इतना हमारे लिए सख्त रूल नहीं है, बच्चों के लिए है कि हम खेल खेल में बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पता भी ना हो कि हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नर्सरी जो हम अपने जो वर्कर है वो बच्चों को तैयार कर लेती है, वो भी खेल खेल में ABC जो भी है, मतलब फ्रूट्स नैम वगैरह, वो बच्चे सीख भी जाते हैं और खेल खेल में हम पढ़ाते हैं उनको। और रामबन में एक दर्दनाक हादसे में टैंकर ड्राइवर और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की माने तो टैंकर अचानक बैलेंस खोकर खाई में जाकर गिरा, जिससे कि टैंकर ड्राइवर और उसके साथी की मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद इकबाल के तौर पर हुई है। दोनों कश्मीर के कोकरनाग इलाके में रहने वाले बताए जाते हैं। इत्तला मिली 12:30 बजे के करीब पुलिस कंट्रोल रूम से कि एक टैंकर चला गया जो करोल कुंडी के पास सड़क से नीचे नाले में, और उसके बाद वहाँ पे क्यूआरटी पुलिस वगैरह वहाँ से उन लोगों को लाया और ब्रॉड डेड थे दोनों, जिनको रात को हमने अपनी मॉर्चरी में रखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के। आज सुबह उनकी जो फॉर्मेलिटी थी पोस्टमार्टम की वो करके उनके लवाकीन के हवाले, उनके जो रिलेटिव आए थे उनके हवाले। उधर गांदरबल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा जोजिला के करीब श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर पेश आया। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तवाजुन बिगड़ने के सबब कार नीचे खाई में जाकर गिर गई और चारों महलूकीन अनंतनाग जिले के आशिमुकाम के रहने वाले थे और इनकी शिनाख्त सब्जार अहमद, कौसर अहमद पीर, एजाज अहमद राठर और शब्बीर अहमद के तौर पर हुई है। शदीद तौर पर जख्मी हुए आबिद अहमद वानी को इलाज के लिए स्किम्स में दाखिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो एक और दर्दनाक हादसा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांदरबल की, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा जोजिला के करीब श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर पेश आया। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तवाजुन बिगड़ने के सबब कार नीचे खाई में जाकर गिर गई और चारों महलूकीन अनंतनाग जिले के आशी मुकाम के रहने वाले थे और इनकी शिनाख्त सब्जार अहमद, कौसर अहमद पीर, एजाज अहमद राठर और शब्बीर अहमद के तौर पर हुई है। शदीद तौर पर जख्मी हुए आबिद अहमद वानी को इलाज के लिए स्किम्स में दाखिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो हम अपने रिपोर्टर वकार मंजूर को भी अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक दर्दनाक हादसे की। गांदरबल में यह हादसा पेश आया, तवाजुन बिगड़ने के चलते ये हादसा पेश आया है। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तवाजुन बिगड़ने के सबब कार नीचे खाई में गई और चारों महलूकीन अनंतनाग जिले के आशे मुकाम के रहने वाले थे और शदीद तौर पर जख्मी हुए आबिद अहमद वानी को इलाज के लिए स्किम्स में दाखिल कराया गया है। इस मामले में केस भी दर्ज हो गया है, जबकि इस हादसे में अगर हम बात करें तो 4 अफराद हलाक हुए हैं और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। यह हादसा जोजिला के करीब श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर पेश आया। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तवाजुन खोने के चलते यह हादसा पेश आया। अमन, मोहब्बत और भाईचारे की अलामत होता है गुलाब का फूल। रंजिश और दुश्मनी को खत्म करने के लिए गुलाब के तोहफे से बढ़कर कोई दूसरी शय नहीं हो सकती। पुंछ के दिगवार इलाके में रहने वाली उत्तम फैमिली को लगा कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो हिंद पाक सरहद पर है। यही सोचकर पाक मकबूजा कश्मीर से आने वाले और जाने वालों को गुलाब के फूल, उनके पौधे बतौर तोहफा वो लोग देते हैं। उत्तम खानदान गुलाब की खेती करता है और इनके खेतों में मुख्तलिफ किस्म के गुलाब पाए जाते हैं। अमन और शांति के पैगाम के साथ उत्तम खानदान माहौलियाती आलूदगी की मुहिम को भी परवान चढ़ा रहा है। 1993 में श्रीचंद उत्तम ने उत्तम पर्यावरण जागरूकता मिशन
के नाम से ये तहरीक शुरू की थी और धीरे धीरे ये मुहिम अमन और मोहब्बत का पैगाम भी देने लगी। 2005 में अमन बस सर्विस शुरू होने के बाद उत्तम खानदान पाक मकबूजा कश्मीर से आने वाले लोगों के तई खैरसगाली का इजहार करता है और उन्हें गुलाब के पौधे भेंट करता है। शीशम के इंतकाल के बाद उनके बेटे, बेटियां और पोते इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। सिर्फ दिगवार ही नहीं बल्कि सरहद पार रहने वाले इनके रिश्तेदारों के यहाँ भी उत्तम खानदान की निशानियां मौजूद हैं। उत्तम खानदान अंदरूने मुल्क भी अपने गुलाबों के जरिए मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहता है। हमने अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी को भी पेड़ दिया, भेजा यहाँ से उनके बजाय बाबा रामदेव जी के वहाँ पर भेजे कि वहाँ पर लगाएं। ऐसे महबूबा मुफ्ती जी को भी दिया, वो महबूबा और भी जो VIP पर्सन थे उनको दिया कि ताकि वो भी लोगों को बताएं कि यहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए, इनके ये बेनिफिट्स हैं। उन्होंने 1993 में ये मिशन शुरू किया था और अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को लेके उन्होंने ये मिशन शुरू किया था और लोगों को वो प्लांट देते थे और फ्लावर देते थे और वो कहते थे कि हमारे पुंछ के हर घर में एक गुलाब का पौधा जरूर होना चाहिए। और हमें ये देखकर खुशी होती है कि आज हम जिस घर में जाते हैं तो कोई कहता है कि आपके पापा जी ने ये हमें पेड़ दिया था, हम इसी पेड़ को लगा के तो आगे 1, 2 और 3 हर साल और लगा देते हैं और लोगों को देते हैं। बाकी वाले जितने देखभाल के जो भी घर में है उनमें सब घरों में गुलाब ही है। बाकी सऊदी अरब तक जो कि पाकिस्तान से आया आदमी उनके यहाँ किसी के घर में आया, उसके वो यहाँ से भी गुलाब लेकर गया उनके घर में पास जाने के लिए और सऊदी अरब तक भी उन्होंने गिफ्ट भेजा। हाँ, अमन भाईचारे का ये फूलों से पैगाम भेजते थे, पैगाम पार भेजते थे कि आओ भाई मैं आपको फूल दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, खुशबू दे रहा हूँ और आप ये खुशबू पार भी फैलाइए ताकि इसी खुशबू की महक में जो है हम एक दूसरे के साथ और नजदीक आए, गले मिलें, आपस में बातचीत करें और हम ही लोग अपने मुल्क का आर पार आने जाने का, बैठने उठने का या किसी लिहाज से भी जो हम फैसला करें। मास्टर ने जिस वक्त ये इधर फूल लगा दिए तो हमारी दादी के को इधर से बेल लगाई थी, भी आज थोड़ी चलती रही। अच्छा, तो बहुत उसकी सेवा करते रहे, वो मकान के ऊपर भी वो चढ़ गई। अच्छा, फिर इधर जो पाकिस्तान के बंदे आते रहे वो भी हमारे रिश्तेदार थे, वे भी ले जाते रहे इधर से सऊदी अरब तक पोर्ट गए जी। हमने लगाने उनके घर और ना उन्होंने किसी से आज तक कि जहाँ पे कुछ पैसा लिया और अपने से उन्होंने पेड़ मंगाए और जगह जगह पूंछ में उन्होंने पेड़ लगाए। यही पेड़ आज की डेट में जहाँ से जम्मू भी जा रहे हैं, पूंछ भी है, नौशहरा, राजौरी तक हर एक जगह में ये जा रहे हैं। ये और ये फाउंडेशन रखने वाले इनकी बुनियाद जो है आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन चलो हम परमात्मा से यही चाहते हैं कि जहाँ पे भी उनको खुश रखें और उनका अगला जन्म जो है इतनी अच्छी तरीके से और इतनी अच्छी जगह में हो कि इनकी जो है मेहनत है ये सफल हो पाए। वादी कश्मीर के मशहूर और मकबूल लीडर मोहम्मद अफजल बेग की उनकी बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। अनंतनाग में उनकी मज़ार पर बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कारकुनों ने हाजिरी दी और उनके हक में दुआए मगफिरत की। इस मौके पर कारकुनों ने उनकी कब्र पर गुलबारी भी की। वाज़ेह हो कि मोहम्मद अफजल बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानियों में से एक थे, वो शुमार उसमें किए जाते हैं। हालांकि बात की नस्लों ने NC छोड़कर PDP ज्वाइन कर ली। बातचीत के बगैर देखिए जंगे लड़ेंगे, वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो भी करेंगे उनसे मसले कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है जो कश्मीर से मोहब्बत रखते हैं, जो कश्मीरियों से मोहब्बत रखते हैं, जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, नाम लिए बगैर उनको ये कन्विक्शन बनाना चाहिए कि टेबल पे आके ही मसलों के हल निकाले जाते हैं। जंग जदल से, वायलेंस से, बंदूकों से, बंदूक उस साइड से हो इस साइड से हो, किसी मसले का हल नहीं है। और रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में एक ब्रिज का इफ्तिताह किया। बता दें कि कई सालों से बनाया जा रहा है ये ब्रिज आखिर काम अवाम के आखिरकार जो है अवाम के सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान वजीर आला ने आम लोगों से खिताब भी किया। उन्होंने सीज फायर की तारीफ करते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी राहत मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह चैन का रास्ता जरूर निकालेंगे रियासत के लिए। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत लीडरान से भी कहा कि उन्हें भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, जहाँ तक लोगों का सवाल है, मैं समझती हूँ कि ये जो ससेशन ऑफ ऑपरेशंस हो गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन बंद हो गए हैं, उसकी वजह से आम लोगों को एक इत्मीनान की सांस लेने का मौका मिला है। ये जो रोज़ का खून खराबा, रोज़ के जो है मारना मरना, वो बंद हो गया है और इसका एक अच्छा असर हो गया। और उसके साथ जो होम मिनिस्टर के लेवल से
एक डायलॉग की ऑफर भी आई है। उससे लगता है कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे चलाने के लिए। अब इसको आगे कहाँ तक लिया जा सकता है उसका दारोमदार बहुत इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ज़मीनी तौर पे कितने हमारे हालात बेहतर रह सकते हैं। जैसे कि आप खुद देखते हैं रोज़ाना ग्रेनेड्स अटैक्स होते हैं, हमले होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं, पुलिस के ऊपर हमले होते हैं, वेपन स्नैचिंग होती है। तो इस किस्म के हरकतों से जो है माहौल फिर से बिगड़ जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे होम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो पूरे हालात का जायजा लेके तो फिर कोई जो है माकूल जो है फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए, जम्मू कश्मीर में एक देरपा अमन कायम करने के लिए और यहाँ के लोगों को एक बाइज्जत अमन देने के लिए, बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए और ये खून खराबा बंद करके जम्मू कश्मीर के मसले का और मसाइल का एक देरपा हल निकालने के लिए मुझे लगता है कि सबको आगे आना चाहिए। और जो होम मिनिस्टर साहब की दावत है या जो होम मिनिस्टर साहब ने एक ऑफर दिया है कि हम सब के साथ बात करना चाहते हैं, तो उसका जो है फ़ायदा उठा के इस वक्त ये एक सुनहरी मौका है कि रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता है कि जब आपके पास एक मुल्क में एक बहुत ही जो है ताकतवर प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी है। पहले भी वाजपेयी जी के टाइम में ये बात हुई थी, उस वक्त भी सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस पहली बार हुआ और 18 साल में के बाद फिर मोदी जी की हुकूमत में ऐसा हुआ है। और उस वक्त भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त होम मिनिस्टर भी थे एल.के. आडवाणी के लेवल पे बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था और आज फिर वही बात रिपीट हो रही है। तो ये रोज़ रोज़ ये बातें नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ, हम तो किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पर मैं उम्मीद यही कर सकती हूँ कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालने के लिए वो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएंगे और ये जो फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशंस बंद हुए हैं, इसके जो माहौल पे इसका सही असर पड़ा है उसका भी फ़ायदा उठा के सामने आएंगे। राजौरी में शाहदरा शरीफ के पास से सिक्योरिटी गार्ड्स ने हथियार छीन कर ये लोग फरार हो रहे 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। ये नौजवान हथियार लूटकर शोपियान भागने की फिराक में थे और उससे पहले ही पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आखिरी अशरे में वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। इफ्तार में काबीनी वज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने फ़र्दन सबसे मिलने की कोशिश की। तमाम लोगों से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते उन्होंने ईद की पेशगी मुबारकबाद भी पेश की। तो जम्मू में वज़ीर आला की इफ्तार पार्टी। इधर उरी के बोनियार गांव में आर्मी के पीर पंजाल ब्रिगेड की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार पार्टी में सियासी लीडर, पुलिस एहलकार और मकामी लोगों ने शिरकत की। आर्मी की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी में अमन और भाईचारे का पैगाम आम किया गया। अंदाजे के मुताबिक इस इफ्तार पार्टी में तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी की सबसे खास बात रही कि इसमें कश्मीरी रिवायत का खासा ख्याल रखा गया और मेहमान और मेजबान रिवायती कश्मीरी कपड़ों में नजर आए। खाने में भी रिवायती कश्मीरी पकवान परोसे गए जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। मिलिटेंसी में कि यहाँ लोगों ने अमन बहाल रखा है। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक रहे हैं फौज के साथ और फौज के भी अच्छे ताल्लुक रहे हैं सिविलियंस के साथ। इसका हम वेलकम करते हैं, फौज का भी और गवर्नमेंट का भी, हुकूमत का भी। इसमें ताउन हमें भी अब देना चाहिए। जिस तरह मुबारक साहब ने यहाँ कहा, हम यहाँ आए, यहाँ इतना ही नहीं है कि हम इफ्तारी करेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, फिर चलेंगे। सिर्फ खुश हो रहा हूँ कि हमारे कहने पे यहाँ पे हमारे इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे हैं। मुतबारक जो आयाम आ रहा है, कल जो शब कदर है, अल्लाह ताला करे कि सबकी इबादत कबूल हो और रियासत जम्मू कश्मीर में अमन हो। आसान बनाया है ताकि हम अपना कर्तव्य आसानी से निभा पा रहे हैं। भारतीय सेना आवाम के लिए है और इस काम को अंजाम देने के लिए जितनी भी हमने उम्मीदें की, आवाम ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर के हमारी साथ दिया है।
इधर बनिहाल में भी रामबन जिला पुलिस की जानिब से रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। रोजेदारों के इस्तकबाल में खुद एसएसपी मोहनलाल शामिल थे। इफ्तार में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इफ्तार के बाद पुलिस लाइन में ही मगरिब की नमाज अदा की गई और इस दौरान मुल्क और रियासत के में अमन और खुशहाली और बाहमी इत्तेहाद की दुआएं मांगी गई। इस मौके पर एसएसपी ने लोगों को ईद की पेशगी मुबारकबाद भी दी। वहीं जम्मू कश्मीर शिया फेडरेशन की जानिब से भी इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया। जम्मू में मुनक्किद इफ्तार पार्टी में अहले सुन्नत के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। मकामी लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम की हौसला अफजाई की। उनका कहना है कि सभी को बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे के हवाले से मजहबी तालीम पर सख्ती से अमल करना चाहिए। भाईचारे को बहुत मजबूती देते हैं और ये इंडिकेशन है हमारे यहाँ जम्मू में पर्टिकुलर हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी ताकत जो है हमारी, कोई दुनिया की कोई भी ताकत भाईचारे को कम नहीं कर सकती। आप देखते हो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या कोई और भी कम्युनिटीज़ होती हैं, जब भी कोई त्यौहार होते हैं तो वो इकट्ठे मिल बैठ के उसको मनाते हैं और एक पूरे भाईचारे का जो है वो वातावरण बना के रखते हैं। यहाँ पे आपस में भाईचारा बढ़ता है और हालात ठीक रहते हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ जो कि इन्होंने ये इकट्ठ किया है। बहुत देखिए, इस किस्म की जो इफ्तार पार्टियाँ करते रहेंगे ना, इससे क्या होगा कि अच्छी फिजा बनेगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा यहाँ से कि भाई नहीं, वो बुरा रास्ता है, ये सही रास्ता है, क्योंकि ये जोड़ने का रास्ता है। हर मज़हब, हर फिरका जो है, हर त्यौहार जो है, ये जोड़ने की कोशिश करता है, नज़दीकियाँ लाने की कोशिश करता है। और रमजान के पाक महीने में बांदीपुरा के फ्यूचर विजन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इलाके के तकरीबन 400 स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे बच्चों ने अमन चैन के पैगाम को आम किया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। कॉन्फ्रेंस में शामिल बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैंने पहली बार ये कंपटीशन किया है, पहली बार किया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस किस्म के कंपटीशन, क्योंकि हमें जो हमारा दीन है, जो हम लोगों को करना है, जिसके लिए हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं, वही करना है हम लोग को। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। जो आज का ये प्रोग्राम था, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस थी और माह रमज़ान का जो ये पाक मुबारक महीना है, इस सिलसिले में इन यहाँ के फ्यूचर विजन स्कूल बांडीपुरा के बच्चों ने एक ये प्रोग्राम जो आज मुनक्कद किया। इस प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने शिरकत की, पार्टिसिपेट किया और अपने प्रोग्राम जो तरीके मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके थे उनको यहाँ पे बयान किया। इधर भदरवा में एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर पवन परिहार ने मुख्तलिफ महकमों के अहलकारों के साथ मीटिंग करके शब कद्र और ईद उल फित्र की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में पुलिस इंतजामिया के साथ साथ समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान एडीसी ने तमाम महकमों को अंजुमन इस्लामिया और मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर मस्जिदों, ईदगाह और मेन मार्केट में साफ सफाई और बिना किसी रखने के पानी और बिजली सप्लाई की हिदायत दी गई। इसके साथ ही लोगों को सेहतमंद जानवरों के गोश्त मिल सके, इस हवाले से वेटरनिटी महकमे को भी खुसूसी हिदायत जारी की गई। वो आ रही है चंद ही दिनों में, तो उसके लिए जो है ये मीटिंग करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एसेंशियल कम्युनिटीज़ का या आप साफ़ सफाई की बात करें या और भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं या ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के इश्यूज हैं या म्यूनसिपैलिटी हमारा साफ सफाई, तो ये सारी चीज़ें जो इनको रिव्यू करना ज़रूरी था। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये इंट्रोडक्टरी कम ईद के लिए जो है मीटिंग रखी थी और यहाँ पे हमने जो है हर एक डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी हुए हैं, जो सिक्योरिटी से लेकर हमारे म्यूनसिपैलिटी में साफ़ सफाई की बात है या हमारे यहाँ पे फूड से लोग आए हुए थे तो हमें राशन देना है। और ख़ास करके मैं आवाम से ये कहूँगा भदरवा की कि 1 किलो एडिशनल जो खांड जो है वो ईद के मौके पे दी गई है, वो इंश्योर करें कि सभी को वो मिले। जम्मू के बाजारटा इलाके में पानी की कमी से गांव वाले परेशान हैं। गांव वालों की माने तो उन्हें पीने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है। ऐसे में रोजेदारों को आधी रात से ही पानी के लिए घर से 10 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ता है। मकामी लोगों की माने तो स्कूली बच्चों से लेकर के खवातीन तक को काफी परेशानी हो रही है। उधर इंतजामिया का कहना है कि वो लोगों तक पानी और बिजली पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सुबह हमें रोज़ा रखना होगा, पहले जाना पड़ेगा 2 बजे उठ के पानी लाने को,
पानी लेके आगे फिर रोज़ा रखना पड़ेगा। सर रोज़ा रखेंगे दोपहर को, फिर रोज़ा रखा होता है, फिर उसके बाद चलने की दिक्कत आती है, चल पाते नहीं है। फिर हमने रमज़ान के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर सर शाम को हम रोज़ा इफ्तार करके फिर जाते हैं, फिर पानी लाते हैं। हमें पानी की बहुत ज़्यादा वो है प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हम सुंदौड़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं। हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है, हमें तरावी और नमाज पढ़नी पड़ती है, पानी की बहुत ज़रूरी है। क्या हमने एक बैंक सा बनाया हुआ हर डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपेयर इमीडिएटली हो जाए। तो कोशिश की जा रही है कि बिजली और पानी की सुविधा रहे लोगों को। जम्मू में गुज़िश्ता 131 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज जारी है और ये खातून अपनी मांगों को लेकर जम्मू के डोगरा चौक पर एहतजाज कर रही हैं। एहतजाज कर रही खवातीन ने बताया कि अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं पहुंचा है। एहतजाज कर रही खवातीन ने सरकार पर अनदेखी का इल्जाम लगाते हुए नारेबाजी भी की और कहा कि उनकी मांगे न माने जाने तक वो मुजाहरा जारी रहेगा। उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाती वो मुजाहरा जारी रखेंगी। और पटवारी, एसएसए और आंगनवाड़ी के बाद अब सफाई मुलाजिम भी हड़तालियों की फहरिस्त में शामिल होने वाले हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमों ने बल्दिया इंतजामिया को 19 जून तक की मोहलत दे दी है। सफाई मुलाजिमीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो 19 जून से स्ट्राइक पर वो लोग चले जाएंगे। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारी यूनियन के सदर ने कहा कि नए मुलाजमीन की तकर्रूरी और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया गया तो मुलाजमीन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। यूनियन ने सफाई मुलाजमीन के लिए 600 भर्तियां निकालने और सभी कैडर के मुलाजमीन की डीपीसी का मुतालबा किया है। जो हमारे स्किल्ड पर कंप्यूटर ऑपरेटर या और आदमी लगे हुए हैं, जैसे कि इन्होंने जनवरी से सभी की सैलरी बढ़ा दी, लेकिन वो जो स्किल्ड पर भाई बहन लगे हुए हैं उनकी सैलरी वही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी डिमांडें और भी जो अदर डिमांडें हैं अगर पूरी ना की गई तो मजबूरन जो कि 19 तारीख को हम स्ट्राइक पर जाएंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम 18 तारीख को प्रेस क्लब से टाउन हॉल तक हमारी रैली होगी और 19 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हर एक मुलाजिम जो है वो स्ट्राइक पर चला जाएगा। इधर बनिहाल में ऑल जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम बैनर तले रहबर तालीम टीचर्स ने एहतजाज किया। बनिहाल के गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल में एहतजाज कर रहे टीचर्स ने खासतौर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खुद के साथ सौतेला सलूक किए जाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ईद से पहले उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रियासत भर के रहबर तालीम टीचर श्रीनगर के प्रताप पार्क में जबरदस्त एहतजाज करेंगे। कह रहे हैं कि आप कंट्रेक्चुअल टीचर्स हो, आपको 7th पे नहीं मिलेगा, जबकि 6th पे दे दिया है पहले हमें हमारे टीचरों को। अब कुछ मास्टर ग्रेड भी बन गए हैं हमारे टीचर। आज समझ नहीं आ रही है इनकी ड्रामाबाजी क्या है। इसको हम बिल्कुल मंजूर नहीं, हमें ये ड्रामाबाजी की मंजूर नहीं है। हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा अपने बच्चों के हमरा हमें श्रीनगर में बैठेंगे, हम सीएम रेजिडेंस की तरफ मार्च करेंगे ईद के दिन इंशाल्लाह, और हम ब्लैक डेज को मनाएंगे ईद को। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाने वाले असातिज़ा ने श्रीनगर में आज फिर एहतजाज किया। असातिज़ा ईद से कबल तनख्वाह रिलीज करने का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये बात मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी नवंबर की सैलरी रुकी पड़ी हुई है, मार्च की सैलरी भी रुकी पड़ी हुई है। तो इनका क्या जवाब बनता है कि ये अप्रैल की सैलरी हमें वागुजार करें, और वो भी 7th पे कमीशन के बगैर। सो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि इनका अपना मकसद है, इसमें ये हमें 7th पे कमीशन से महरूम रखना चाहते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये बात मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो होश में आए, कि हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करें। हमारे बच्चे घर में भूखे पड़े हैं तो उनका इंसाफ करे खुदारा। तो आज ईद भी आने वाली है कि अगर ये आज शायद हाल ही में ये हमें पता चला है कि सीएम साहिबा ने मीटिंग इस बारे में बुलाई है, तो हम इंशाल्लाह तवक्का करते हैं कि वो हमारे मुतालबे को सॉल्व करेंगे, हमारे डिमांड को सॉल्व करेगी। वहीं कुलगाम जोन के असातिज़ा भी अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर उतरे। कई माह से बकाया तनख्वाह की अदायगी का इंतजार कर रहे असातिज़ा ने फौरी तौर पर फंड रिलीज करने का मुतालबा किया। असातिज़ा 7वें पे कमीशन की सिफारिशात नाफिज करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। इन मुतालबों को लेकर असातिज़ा लगातार हड़ताल, धरना और मुजाहरा कर रहे हैं, जिनकी वजह से स्कूल की तालीमी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं।
और यहां रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सरकार ने नदियों में किसी तरह के कूड़ा या गंदगी डाले जाने पर रोक लगाकर एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज भी धड़ल्ले से वेसव नदी के किनारे शहर भर का कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे कि न सिर्फ नदी में आलूदगी फैल रही है बल्कि नदी धीरे धीरे अपनी शिनाख्त ही खोने लगी है। रियासत में आए दिन पानी की कमी को लेकर एहतजाज होते रहते हैं। इंतजामिया और सरकार इन्हें पूरा करने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगाए हुए है। बावजूद इसके कहीं न कहीं से हर रोज पानी को लेकर मुजाहरे या एहतजाज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रियासत में पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि रियासत में पानी की खास तौर पर पीने के पानी की कमी है, जबकि रियासत से होकर कई नदियां गुजरती है। लेकिन अफसोस कि हम इन नदियों के पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह जिस तरह कुलगाम के लोग वेसव नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैंने बहुत बार इस पे इवन डीसी साहब से भी बात की, हायर अथॉरिटीज़ से बात की, क्योंकि यहाँ से ये जो वाटर वेसव नाला का जा रहा है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की गंदगी, पूरे जो टाउन की गंदगी है वो उनने यहाँ पर डंपिंग सिस्टम बना रखा है। ये पूरा कम से कम अगर साउथ कश्मीर देखेंगे, पूरा यहाँ से लेके अरवनी तक लोग इस वाटर को यूज़ करते हैं एज ए डोमेस्टिकेशन पर्पजेज़ के लिए। उसमें ड्रिंकिंग भी आता है, उसमें यूटेंसिल्स की सफाई क्लीनिंग की भी होती है। इवन जी हाँ, गंदगी और कूड़े के बगल से गुजर रही ये नदी वैसो है जो कुलगांव से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ के लोग इस नदी के पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। वजह है आलूदगी। दरअसल शहर भर का कचरा और गंदगी इसी नदी के पास डंप की जाती है, जिससे नदी का पानी आलूदा हो गया है। लोग इसे पीकर बीमार हो सकते हैं। साथ ही नदी के किनारे कूड़ा कचरा फेंक जाने से नदी अपनी पहचान खोती जा रही है। कुलगाम में है वो वेसव नाले का है, वहाँ काफी कुछ गलत हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी दुरुस्त है कि जितना काम किया जाना चाहिए। हमने बहुत पहले जमीन को भी आइडेंटिफाई किया यहाँ, और ये मिरामा नहीं लेरो में, लेकिन जमीन अवेलेबल करने के बावजूद भी आज तक सरकार ने कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, आज तक काम नहीं हुआ है। और नतीजा ये है कि जैसा कि आपने इशारतन कहा कि ये जो वेस्ट है इसको फिर दरिया में, पानी में ऐसा हुआ होगा या होता होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। बार बार हमने कहा, और एक नुमाइंदे होने की हैसियत से आज तक बोर्ड मीटिंग्स में इसके बगैर भी और एश्योरेंसेस मिलते हैं। बार बार सरकारें बनती है, बार बार वादे, और वादों के सिवा एमएलए साहब यहाँ भी सियासत खेल गए। उन्हें सरकार को घेरने से पहले अपनी जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डालनी थी। क्या अपोजिशन के एमएलए अपने इलाके में काम नहीं करवाएंगे? क्या उनका काम सिर्फ सरकार को घेरना है? आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2006 में जिला इंतजामिया ने लिरू गांव के पास कूड़ा कचरा डंप करने के लिए 50 कैनाल जमीन का इंतजाम किया था, लेकिन 12 साल बाद भी यहां डंपिंग नहीं हो पा रही है। कुलगाम में हमें कोई डंपिंग ग्राउंड एज ऑन डेट अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता हमने कुछ लैंड आइडेंटिफाई किया है एक जगह पे, जहां कुछ एनक्रोचमेंट्स भी थी, उनको हम रिमूव कर रहे हैं, और वहाँ पे इंशाल्लाह आइंदे दिनों में फेंसिंग के लिए काम स्टार्ट होगा। ना तो लीडरान के जवाब में फर्क है, ना ही ऑफिसर्स के। सभी अपना पल्ला झाड़ने में लगे रहते हैं। जिम्मेदारी कोई लेता नहीं, लेकिन इन सब के बीच नदी अपनी शिनाख्त खो रही है और लोग अपनी सेहत। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, जी मीडिया, कुलगाम। इधर जम्मू के राजपुरा मंगोत्रीन शक्तिनगर के लोग गंदगी से परेशान हैं। मकामी लोगों की माने तो जरा सी बारिश के बाद नाले की गंदगी इलाके में फैल जाती है। आम दिनों में भी नाले के आसपास से गुजरना मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों को बीमारियों का खतरा हो सकता है, जिसको देखते हुए मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कई बार इंतजामिया के बड़े ऑफिसर्स को नाले के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है।
इतना कोई नहीं आंदा। अगर कोई आंदा भी है किसी को कहने भी नाली साफ करो कुछ करो, कहते शाम को आवांगे सुबह आवांगे, बिल्कुल नहीं आंदे नालियां साफे साफ करने। हमारे शक्तिनगर एमएलए हैं, हमारे जम्मू वेस्ट के एमएलए साहब हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं शक्तिनगर राजपुरा मंगोत्रिया गली 1 नंबर गली के सभी जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं, हम ये सच शर्मा जी से अपील करना चाहते हैं कि ये यहाँ पे आके विजिट करें और ये हमारा नाले का काम कवर करवाए। पीएचई और एसएसबी असातिज़ा के लिए एक अच्छी खबर है। वजीर खजाना ने कहा कि ईद से कबल इन दोनों महकमों की तनख्वाह जारी कर दी जाएगी। जी सलाम से बात करते हुए वजीर खजाना अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि मुलाजमीन को अपनी हड़ताल खत्म करके काम पर लौटाना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर हालांकि कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, क्या ईद पे माने कि इनको तनख्वाह? मैं बिल्कुल इस से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि पैसे की कोई कमी है। मैंने अभी डायरेक्टर एसएसए से बात की, अप्रैल तक की तनख्वाह उनको गई है, मई के लिए रिक्वेस्ट आई है, इंशाल्लाह हम वो भी ईद से पहले इनको मई की तनख्वाह भी दे देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एहतजाज वगैरह हुए, तो क्या ऐसी नौबत क्या सरकार से मरकज से? मुझे मालूम नहीं है कि एसएसए मुलाजमीन किस बात का एहतजाज कर रहे हैं। ये पिछले साल से ही हमने देखा है, जब से इनकी फंडिंग कम हुई थी 1-2 महीने इनको डिले में चलते थे, पहले 8 महीने थे, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने पे चलाया क्यों हम यहाँ से देते हैं, फिर बाद में रिएम्बर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आती है और जो शॉर्टफॉल होता है कभी कभी वो भी पूरा करते हैं। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इनकी ये सैलरी, ईद से पहले इनको ये भी रिलीज़ हो जाएगी, मई की सैलरी भी। रहा दूसरा सवाल 7th पे कमीशन का। 7th पे कमीशन की सैलरी उनके, ये हमने गवर्नमेंट को हम रिलीज़ करते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन की। जो कॉरपोरेशंस या बॉडीज़ के मुलाजमीन हैं, अगर उनके पास पैसा होगा ये उनका अपना डिसीजन है। ऐसे मुलाजमीन नूर सोसाइटी, सर्व शिक्षा अभियान नूर सोसाइटी है, उसके अंडर चलते हैं, तो अगर वो उनको अपना डिसीजन है, क्या उनके पास पैसे हैं, क्या उनके रूल्स कवर करते हैं, दैट इज़ फॉर देम। बाकी जो तनख्वाह जितनी इनकी होती है अप्रैल तक गई है, मई की आज प्रोसेस करके आज ही रिलीज कर। अल्ताफ साहब वहीं आपके जरिए उनके तक ये मैसेज पहुंचाता हूं कि आज ही रिलीज हो जाएगी उनको मई की तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के जवाब के लिए। दूसरा सवाल होगा पीएचई मुलाजमीन जो कैजुअल लेबर्स हैं, कईयों की 5 महीने से नहीं है, कई एक की 2 महीने से। मैंने वजह जानना चाहा कि रमजान में ही आप लोग ये हड़ताल वगैरह क्यों करें? ये फाइल मेरे पास आई थी, मैंने परसों रिलीज की हुई है और हमने प्रोविंस वाइज रिलीज़ किया है, रीजन वाइज रिलीज़ किया है। आज अगर कोई मेरे दफ्तर में आएगा वो कॉपी भी कलेक्ट कर सकता है। इट हैज़ बीन रिलीज्ड। तो ओवरऑल माने कि जो एहतजाज रमज़ान या ईद उल फितर से पहले हुआ करते थे वो अब थोड़े से कम होने लगे, 2 महकमों को? नहीं, मैं ये देखिए, एहतजाज शायद मुलाजमीन का अपना हक भी है और शायद हमारे मुलाजमीन की एक आदत भी बन चुकी है। मैं उस पर तो नहीं कमेंट करूँगा, लेकिन आपने तनख्वाह के हवाले से कहा, हमने वो तनख्वाह। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये जो ब्रिज का इनाग्रेशन होने जा रहा है, कितना फ़ायदा होगा खासकर महजूर नगर और बाकी एरिया? बिल्कुल फ़ायदा होगा ज़रूर। ये बहुत देर एक मांग थी, सैलाब में बहुत जो नीचे फुट ब्रिज था उससे भी तंगी हुई थी, और जो पुराना ब्रिज था वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। मुझे लगता है 2 खिते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आपस में मिलेंगे। ट्रैफिक दबाव पे भी इससे खासा कमी देखी जाएगी, और जो हम ये नया कुरसू से रोड ला रहे हैं उसके लिए भी एक अहम जुज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ बुखारी साहब। इधर पटवारी एसोसिएशन की हड़ताल को 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन अभी तक उनके मसाइल का कोई काबिल कबूल हल नहीं निकल पाया है। हुकूमत के साथ समझौता नहीं होने के सबब पटवारी गुज़िश्ता 29 दिनों से हड़ताल पर हैं। किश्तवाड़ में जिला हेडक्वार्टर पर ये लोग मुजाहरा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि पटवारियों ने शुरू में अलामती पेन डाउन किया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी तरह की यकीनदहानी न मिलने के बाद पटवारी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से रेवेन्यू महकमे का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आम लोगों के साथ साथ हुकूमत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इधर पत्तन में एसएसए टीचर्स ने अपनी बकाया सैलरी को लेकर एहतजाज किया। तकरीबन 100 से भी ज्यादा की तादाद में टीचर्स ने पांडव पार्क से लेकर के जेडीओ ऑफिस तक मार्च किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और एहतजाजियों ने कहा कि लंबे वक्त से सरकार टीचर्स की तनख्वाह नहीं दे पा रही है। नाराज असातिज़ा ने ईद को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का भी ऐलान किया।
एक तरफ गवर्नमेंट ये कहता है कि एजुकेशन सिस्टम को फॉल बनाओ, स्कूलों में साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करो, अच्छे बच्चे निकालो, लेकिन दूसरी तरफ वो टीचरों को 4-5 महीने के बाद सैलरी वो देता है। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे जो आहलवा है फौका कशी के लिए मजबूर है, और जो ईद आने वाली है ईद के दिन में हम भूखे मर रहे हैं। और हमने मन बना लिया, हमने ये कैलेंडर भी दिया है कि हम ईद को जो बहुत अजीम दिन होता है ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। और गांदरबल में खेली गई जूनियर फुटबॉल लीग टूर्नामेंट का खिताब मैच ब्लैक ईगल्स डांगरपुरा के ने जीता है और लार फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में फातेह टीम ने हाथों से बैंडिट्स लार को 1-0 से शिकस्त दी। मुतय्यना मुद्दत में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। मैच का अगर फैसला की बात करते हैं तो इसके लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया और स्माइल के खिलाड़ी शूटआउट में भी गोल नहीं कर पाए। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ग्राउंड में बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। 2 हफ्ते तक चले इस टूर्नामेंट में जिले की कुल 16 टीमों ने शिरकत की थी। विनर और रनर्स टीम को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की जानिब से दिलकश इनाम दिए गए। इंडियन आर्मी की जानिब से खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और कैश प्राइज भी दिए गए। इनामात की तकसीम के बाद खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड पर ही इफ्तार और नमाज का भी एहतमाम किया गया। इन टूर्नामेंट्स में शिरकत करें, इससे हमें बहुत, कश्मीर के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही कांटे का मैच था जिसमें कि नॉर्मल टाइम में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, 0-0 स्कोर रहा। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में डांगरपुरा वन दिस मैच बाय अ सिंगल गोल। और डोडा में नागदेवता क्रिकेट क्लब की जानिब से नागदेवता क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का अगर हम बात करें इफ्तिताह मकामी MLC श्यामलाल भगत ने किया। टूर्नामेंट में जिले भर के 44 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का पहला मैच जठर क्रिकेट क्लब और बुलंदपुर क्लब के बीच खेला गया, जिसमें कि बुलंदपुर क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की। हमारे 10-15 साल से यहाँ क्रिकेट के टूर्नामेंट जो है वो हुआ करते हैं, तो मैं यहाँ का सरपंच भी था, तो उस टाइम भी यहाँ टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो आज उसके उद्घाटन के लिए जो है हम यहाँ आए और आज से टूर्नामेंट जो है वो शुरू किए गए हैं। तो इसलिए हमारे आने का मेन मकसद यही था। और दूसरा ये था कि यहाँ अब रोड जो है वो लोगों को दी गई है, क्योंकि पहले लोग कंडेरी नाला से यहाँ 3-4 घंटे का सफ़र करके आते थे टूर्नामेंट के लिए, तो अब वो आधे घंटे में यहाँ आते हैं। और काम भी देना था और 5 किलोमीटर के अंदर देना था और 15 दिन में ही उसके पैसे जो उजरत बनती थी तो वो भी देनी थी। लेकिन इस सरकार ने इस मनरेगा को बुरी तरह से इसकी जो है गाइडलाइन की जो है उल्लंघना की है। गाइडलाइन कोई नहीं रही, ग्राम सभा नहीं रही, यहाँ पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डोडा की, जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है और ये नाग देवता क्रिकेट क्लब की जानिब से नाग देवता क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है और इसमें इसका इफ्तिताह मकामी MLC श्यामलाल भगत ने किया। टूर्नामेंट में जिले भर की 44 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच जठर क्रिकेट क्लब और बुलंदपुर क्लब के बीच खेला गया, जिसमें कि बुलंदपुर क्रिकेट क्लब ने जीत हासिल की है। तो डोडा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनके घर पर बड़ी खबर इस वक्त की, जी सलाम पर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। एम्स पहुंचे हैं वजीर आजम मोदी, साबिक वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी चेकअप के लिए एम्स में दाखिल हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। एम्स में मुलाकात की है क्योंकि वजीर आजम को ये मालूमात हासिल हुई थी कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर चेकअप के लिए पहुंचे हुए हैं, वहां पर एडमिट हैं वो चेकअप के सिलसिले में। वहीं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी।
ये तस्वीरें भी आ गई, आप देख पा रहे हैं एम्स की। यहाँ पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए। तो बीच में भी कई बार उनकी तबीयत का हाल जानने के लिए उनके घर पर भी जाते रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी काफी वक्त से घर पर ही रहते हैं और बीच बीच में वो अपना चेकअप भी कराते रहते हैं। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी एम्स में दाखिल हैं, चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। उनसे मुलाकात करने पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए जी सलाम।